करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। You have 20 minutes from your party. माननीय उपसभापति महोदय, आज वित्त मंत्री महोदया के द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये बजट कोई सामान्य बजट नहीं, क्योंकि ये आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, जिसे प्रधानमंत्री जी ने आगे के लिए अमृत काल शब्द का प्रयोग किया है, उसे बहुत से अमृत तत्व को सन्निहित किए हुए समाज के लिए अनेक कल्याणकारी विषयों को लिए हुए प्रस्तुत किया गया है। देखिए, जब अर्थ की बात आती है तो यह कहा जाता है कि अर्थ का कितना महत्व है। हमारे यहां संस्कृत के सुभाषित में कहा गया है, अर्थ सर्व जगन मूलः अनर्थो अर्थ विपर्ययः। इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण जगत के क्रियाकलापों का मूल अर्थ है, फाइनेंस है। इसीलिए अनर्थ शब्द, जो कि सब कुछ नष्ट होने के अर्थ में होता है, वह इसका विपरीत शब्द के रूप में प्रयोग होता है। इसलिए इस बजट के अर्थ को समझने के लिए मैं आंकड़ों के ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहां पर सभी लोग विद्वान बैठे हुए हैं और उन्होंने आंकड़ों के बारे में बहुत कुछ जानकारी पहले से है। परंतु इसके अर्थ के इस अभिलेख का निहितार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। देखिए माननीय सभापति महोदया, जो विषय यहां पर रखा है वित्त मंत्री महोदया ने और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, वो तीन मूल भावनाओं से प्रेरित है। पहला, कल्याणकारी योजना और सर्वस्पर्शी विकास। दूसरा विषय, दूसरा अपने आप इससे रिलेटेड पॉइंट आता है, यदि हमें सर्वस्पर्शी विकास और कल्याणकारी योजनाएं आगे ले जानी है तो वो किससे प्रेरित होनी चाहिए? वो प्रेरित होनी चाहिए भविष्य की आवश्यकताओं से, जैसे पर्यावरण संतुलन, ग्रीन एनर्जी और हाई टेक्नोलॉजी। तो अगला चरण, अगला प्रश्न आपके मन में उठेगा कि ये सब यदि संचालित होना चाहिए तो इसके लिए धन की व्यवस्था, संसाधन की व्यवस्था कहां से होनी चाहिए? तो इसमें पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत सक्रिय और सकारात्मक सहयोग के साथ इसमें संसाधन जुटाने की भी व्यवस्था की गई है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज अ वेलफेयर ओरिएंटेड, ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट motivated by the futuristic technologies and high technologies like ecological balance and green energy, with an active and vibrant participation of the private sector also. अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ आपने कह तो दिया, परंतु क्या ये संभव है कि ये हम कैसे करेंगे? तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने यह करके दिखाया है। अभी बजट में विकास की दर 9.2% रखी गई है। कल सुशील मोदी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि आईएमएफ ने अभी 25 मार्च को जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें रिवाइज एस्टीमेट में भी भारत की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 9% रखी है। यानी जो हमने स्थापित किया है उसके बिल्कुल अनुरूप है, यह यथार्थपरक है। दूसरा, जो फिस्कल डेफिसिट था, वित्तीय घाटा, जिसका लक्ष्य 6.8% रखा गया था, वो 6.9% है। यानी वो भी हमने लगभग पूरी तरह अटेन किया है। जबकि यह फैक्ट है कि हमने इसमें मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है और इस वर्ष 34% से अधिक की वृद्धि की है। इसके बावजूद वित्तीय घाटे पर नियंत्रण, मेरे विचार से इसके लिए वित्त मंत्री महोदया साधुवाद की पात्र हैं। एक और बात भी है कि टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था वो 22.17 लाख करोड़ रुपए था, जिसे बाद में रिवाइज करके 25.16 लाख करोड़ रुपए किया गया, और जो एक्चुअलाइज हुआ दैट इज 26.13 लाख करोड़। यानी जो हमने तय किया उसके आगे तय किया, फिर उससे कहीं बेहतर हमने रियलाइज किया। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी योजनाएं और अनुमान और वित्तीय प्रबंधन सब ठोस तथ्यों पर आधारित है। एक फैक्टर और भी है, जब हम इस विषय पे बात करते हैं, अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया जिसके अनुसार 2017-18 में भारत की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, जो लगभग 52% के आसपास थी,
वो अब 15 से 20% के आसपास हो गई है, जो अधिकांश विकसित देशों के पैरामीटर्स के अनुरूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो निरंतर प्रयास विगत 2-3 बजट के द्वारा किया गया है, वो अपना प्रभाव दिखा रहा है और अर्थव्यवस्था एक नए स्वरूप और नई शक्ति के साथ युक्त हो रही है। परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा महोदया कि यह सब हमने किस समय अचीव किया है। जब अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप सरकार के ऊपर लगते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, यह बताइए, इस समय जब विश्व मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था, 200 देश कोविड से अफेक्टेड, in the documented history of world, nowhere you can find any reference कि 200 countries are facing the same problem। और इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर सन 2020 का वह वर्ष जब इंग्लैंड की ग्रोथ रेट -9.3, अमेरिका की -5.6, इटली, जर्मनी, फ्रांस -10, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इस परिस्थिति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार हैं। मेरे विचार से इतने प्रबुद्ध लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो अनेक बार विदेश गमनागमन में संलग्न अनेक नेता हैं, कम से कम उनको तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व के इतिहास में कोई एग्जाम्पल बताइए जब ऑल G7 कंट्रीज आर हैविंग नेगेटिव ग्रोथ रेट उस दौर में। और हम इकलौते ऐसे देश थे जब देश के अंदर भी सब मोदी जी पर आक्रमण करने के लिए खड़े हुए थे, परंतु उन्होंने जिस दृढ़ता से परिचय दिया है, चाहे कोई साथ खड़ा था नहीं खड़ा था। मुझे महादेवी जी की कविता की वो पंक्ति याद आती है जो प्रसिद्ध कविता थी, पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, चिरवृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आगे विचार किया गया बजट में, तो एक और तथ्य जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं था। लोग कहते हैं साहब एक्सपेंडिचर के लिए फर्दर लोगों को क्यों नहीं पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। सब प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की गई, परंतु एक फैक्ट भी है, पिछले एक वर्ष में जो इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग है वो 7 लाख करोड़ रुपए बढ़ी और हाउस होल्ड डेट 18,000 करोड़, और यहां तक कि जो 45 करोड़ जनधन अकाउंट हैं, जिसमें सबसे गरीब और वंचित और निर्धन लोगों के अकाउंट हैं, उसमें सेविंग्स में 39,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि पेंडेमिक के इस दौर में एक मनोविज्ञान है कि जनता अभी बचत की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद कोविड काल पूर्णतः समाप्त हो जाए, तब वो सामान्य आर्थिक गतिविधियों में आएंगे। और वित्त मंत्री जी ने पूरी संवेदना के साथ इस विषय का ध्यान रखा है कि उन्होंने ना कोई टैक्स लगाया है, ना इंटरेस्ट रेट में कोई कमी की है, यानी जनमानस की उस भावना का पूरा सम्मान उन्होंने यहां पर किया है। अब यह दौर जो दुनिया का एक ऐसा दौर था जिसमें से हम सिर्फ बच के नहीं निकले, हम सिर्फ सरवाइव नहीं किए, बल्कि हमने एक नए सृजन का आधार भी बनाने का प्रयास किया। यह हादसा था, हादसा बड़ा खौफनाक था, पर ऐसा नहीं कि हमने हिम्मत हारी। मैं कहना चाहूंगा कि हमने किस विचार का ध्यान रखा कि हादसों का दौर है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें और जलजलों के खौफ से घर बनाना छोड़ दें। इसलिए हमने एक नई व्यवस्था का निर्माण भी शुरू किया, और व्यवस्था के निर्माण का आधार क्या बनाया? वो आधार जो प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है, जो वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में प्रावधान किया है, गति शक्ति। गति शक्ति में चाहे रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, मास ट्रांसपोर्टेशन हो, ये 7 इंजन्स ऑफ ग्रोथ जो हमारे एक भविष्य में बड़े भव्य भवन का आधार बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर 25,000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए हो, या रेलवे में एक प्रोडक्ट एक स्टेशन बनाने का हो, यानी भारत के अंदर जो एक सृजनात्मक क्षमता है उसका अर्थ जगत में कैसा प्रयोग किया जाए, उन सारी चीजों का भी ध्यान रखा गया। फिर चाहे मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए एमएसएमई में ECLGS को 2023 तक बढ़ाना हो, 5 लाख करोड़ का कवर देना हो,
और यह तय करना हो, जो प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि 200 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर ही ग्लोबल होंगे और उसके नीचे भारतीय कंपनियों और इसका सर्वाधिक लाभ एमएसएमई को ही प्राप्त होने की संभावना है। और मेक इन इंडिया में 60 लाख जॉब क्रिएट होने हो, 400 वंदे भारत ट्रेन चलनी हो, क्या इनमें से कोई भी जॉब क्रिएशन के बगैर होगा? चिदंबरम साहब बोल रहे थे कि जॉब का उल्लेख उन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा भाई वो हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं, अगर इतना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा तो क्या जॉब्स उसमें क्रिएट होकर नहीं दिखाई पड़ेंगे? ये सहज स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। अगला पक्ष आता है सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा के मामले में हमारी सरकार ने सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। मैं कभी सोचता था कि हमारा देश चंद्रयान बना सकता है तो मिसाइल क्यों नहीं, अगर मिसाइल बना सकता है तो एसॉल्ट राइफल क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि हमारे अंदर क्षमता नहीं थी। डिफेंस प्रोडक्शन हमने शुरू किया था। आपने देखा इस बजट में प्रावधान किया गया कि जितना भी डिफेंस प्रोडक्शन होगा उसका कैपिटल 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगा, यानी हम ग्रेजुअली सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे डिफेंस के क्षेत्र में। और दूसरा काम यह किया है कि अभी तक डीआरडीओ ने जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था उसको अब इंडस्ट्री और एकेडमिक्स दोनों के लिए ओपन कर दिया है, यानी जो कुछ हमने नई टेक्नोलॉजी अर्जित की है अब उसको एक व्यापक रूप से, सहज नैसर्गिक रूप से विकसित होने का आधार भी मिले, यह सुनिश्चित किया है। जबकि डिफेंस सबसे बड़ा मद है, 3.85 लाख करोड़ तो है, और इसमें अगर 1.2 लाख करोड़ जो कि पेंशन में जाता है उसको इंक्लूड कर लें तो 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मद है। फिर किसान को देखें तो चाहे एमएसपी में 2.37 लाख करोड़ रुपए देना हो, 5 बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जिसमें केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए का स्थापना, इसके साथ साथ स्टार्टअप, कृषि स्टार्टअप के लिए नाबार्ड अब फंडिंग करेगा, फल सब्जी उगाने वाले किसानों को पैकेज मिलेगा, और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा किसानों को किस प्रकार से आगे किया जा सकता है। पहले आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खुलवा के, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जैम के द्वारा किसानों को सशक्त किया। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा चाहे कीटनाशकों का स्प्रे हो, चाहे सीड्स का, बीज का स्प्रे हो, अथवा मैपिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ा समस्या क्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि मैपिंग उतनी एप्रोप्रिएट नहीं होती, जिस कारण से विवाद होता है, क्योंकि ड्रोन से बड़ी दूर की दृष्टि नजर आती है। तो मुझे ये भी याद आ जाता है, कभी कभी नाम की समानता से याद आता है, आचार्य द्रोण भी थे जिनको बड़ी दूर की दृष्टि नजर आती थी, मगर क्या करें, युवराज के हट के आगे विवश थे। ऐसे ही कुछ एक अनुभवी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं उधर भी, मगर इतिहास ऐसा है कि आज भी वो युवराज के हट के आगे विवश है। अब चाहे 80 लाख मकान देना हो, 3.6 करोड़ लोगों को नल से जल देना हो, ये सारी बातें जो लोग कहते हैं बड़ी मजे की बात कहते हैं महोदया की गरीबी की बात, मगर एक बड़ा विचित्र अर्थशास्त्र है भारत की राजनीति में। जो कहते हैं गरीब और वंचित की बात, उन्हीं के नेता देखते देखते सबसे पहले सैकड़ों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। कोई गरीब गुरबा का परिवार, गरीब गुरबा की राजनीति करने वाला आज सबसे अमीर परिवार, एक वंचितों शोषितों की नेता सैकड़ों करोड़ की नेता, एक मजदूर किसान के लोग सैकड़ों करोड़ का। तो उनका अर्थशास्त्र अलग है, अर्थशास्त्र को देखने का नजरिया भी अलग है। इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी न करते हुए आगे कहता हूं कि यदि हम फ्यूचर में और आगे बढ़ें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज 10 फरवरी का दिन है, शायद बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा, 26 साल पहले 10 फरवरी 1996 को उस समय के शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव ने आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू के साथ शतरंज की पहली बाजी खेली थी। यह शुरुआत थी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का पहला चरण था। आज 26 साल में वो कहां पहुंचा, शायद उस समय लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। इसीलिए मैं कहता हूं अमृत काल में जो वित्त मंत्री महोदया ने और प्रधानमंत्री जी ने दृष्टि दिखाई है कि अगले 25 साल में हम कहां पहुंचेंगे, इसके लिए डिजिटल को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी था। इसीलिए डिजिटल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, डाटा को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है। और एक जो डिजिटल डिवाइड है अर्बन और रूरल में, उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी शुरू की है, यानी हमने आगे की दृष्टि देख ली है कि आने वाले समय में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, भविष्य में नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज होगा। चाहे सोवरिन ग्रीन बॉन्ड हो, पिछली बार आपने ध्यान दिया हो कि हाइड्रोजन एनर्जी का पिछले बजट में उल्लेख था ताकि वो आगे बढ़ सके। इस बार 2030 तक 280 गीगावाट सोलर एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य भी सुनिश्चित किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में जवान के लिए भी है,
किसान की भी भविष्य की व्यवस्था है और विज्ञान के भी भविष्य की व्यवस्था वित्त मंत्री महोदया ने सुनिश्चित की है। अब एक और विषय है, निगेटिव ग्रोथ रेट कही जाती है कि हो गई कोरोना काल, मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन के लोगों को, ये 2022 का जो वर्ष है, यह निगेटिव ग्रोथ रेट का भी स्वर्ण जयंती वर्ष है। 1972 में भी भारत की ग्रोथ रेट -0.55% थी। तो जब यह कहा जाता है पहली बार निगेटिव ग्रोथ रेट हो गई, तो मैं सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं 4 बार इस देश की निगेटिव ग्रोथ रेट रह चुकी है, और हम तो उस दौर में जब पूरी दुनिया के इतिहास का यह सबसे बड़ा दौर था, उसमें निगेटिव ग्रोथ रेट थी। परंतु अगली बात आती है कि इन्फ्लेशन, महंगाई, आज 5.59% का इन्फ्लेशन है। भारत सरकार के असेसमेंट को लेकर अगर इनके मन में कोई संदेह रहता है तो इवन राइटर्स ने भी जो अपना असेसमेंट किया उसमें 5.8% कहा है। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब यह कहा जाता है भारत के इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई, तो हम भूल जाते हैं कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन इस देश में कितनी बार रहा है। 2010, 2009, 1997, 1995, 1994, 1992, 91, 83, 81, 80 और 74 में 28%, 73 में 17%, 28% और 17% का रेट ऑफ इन्फ्लेशन इस देश में रहा है। और देश में 2019 का और 2004 का ही चुनाव ऐसा था जब महंगाई मुद्दा नहीं बनी, वरना हमेशा महंगाई मुद्दा बनती थी। और इतना रहा है उस दौर में महंगाई कि जनमानस के लोकगीत और रंगमंच में महंगाई उल्लिखित हो जाती थी। हम सबको याद होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। किसके जमाने में बना था? अरे बचपन में हम लोगों ने, हमारे होश संभालने से पहले कहा, पर आप लोगों को याद होगा कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। खूब बचपन में गाना सुना है। इसलिए जब आप कहते हैं कि साहब महंगाई अभूतपूर्व और पहली बार है, तो ये अपने आप में बहुत अनरियलिस्टिक लगता है। अब एक फैक्ट मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। आज कह जाते हैं पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ रही है। ये 23 नवंबर 2001 व्हाइट हाउस की रिलीज है। व्हाइट हाउस प्रेस रिलीज कहती है, प्रेसिडेंट बाइडेन अनाउंसेस रिलीज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग एफर्ट टू लोअर प्राइसेस एंड एड्रेस टू लैक ऑफ सप्लाई अराउंड द वर्ल्ड। क्या हमारे प्रबुद्ध विपक्षियों में से कोई बता सकता है कि अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कब खोला था? ये बताइए। ये व्हाइट हाउस कह रहा है कि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, ये भी मोदी जी जिम्मेदार हैं इसके लिए। इसलिए ये जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां और यथार्थ था उसे समझने की जरूरत है। दर्जन भार, 12 बार दहाई अंक तक रह चुकी है महंगाई, तो दर्जन भार जिनकी महंगाई दहाई अंक को पार करे, जब वो महंगाई की दुहाई दें तो उसमें सच्चाई नजर नहीं आती है। अब एक बिंदु और भी कहना चाहूंगा, जिसे आपने देखा कल हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बड़े ही शिद्दत के साथ मार्क्स को कोट कर रहे थे। देखिए, मार्क्स यानी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ये माना जाता दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हमारे विपक्षी दल लंबे समय सत्ता में रहे, एक समय एक विचारधारा को माना, दूसरे समय दूसरी विचारधारा को माना, परंतु दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। सब कहते हैं कि धन संसाधन है, प्रकृति का भयंकर दुरुपयोग करो, जितना हो उतना अधिक से अधिक पैसा होगा, सिर्फ वही सुख का कारण बनेगा। और धन एक संसाधन है, मानव भी एक संसाधन है, प्रकृति भी एक संसाधन है, केवल ओनरशिप का झगड़ा है। एक कहता है सरकार के पास रहना चाहिए, एक कहता है प्राइवेट रहना चाहिए, बाकी दोनों पूर्णतः भौतिकवादी हैं। हम जब मानते हैं तो हम धन को संसाधन नहीं मानते, हम उसको लक्ष्मी माता मानते हैं। इसलिए उसमें चेतना देखते हैं और स्नेह देखते हैं, इसलिए वो सबको समान रूप से अपना जो लाभ है वो पहुंचाने का प्रयास करती है। ये एक अंतर है हमारी सोच और उनकी सोच में, जो मार्क्स की सोच है और जो भारतीय सोच है। इसीलिए धन जब सिर्फ संसाधन होता है तो उसका आसन किसी भी कुशासन में, किसी भी दुशासन की तिजोरी में हो सकता है। Honorable member, you'll have to start winding up. Yes, 1 minute. I will stand. You have 1 minute. और परंतु जब वह कल्याणकारी जीवन चेतना के द्वारा लक्ष्मी मां के रूप में आता है समाज में कल्याण करने के लिए, तो उसका आसन सिर्फ कमल ही होता है। इसीलिए आपने देखा कि जब से आए हैं तब से निरंतर कल्याण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहूंगा, कल कपिल सिब्बल जी जो समाप्त कर रहे थे, अब गाहे बगाहे औरंगजेब का भी उल्लेख कर दिए और जजिया में अर्थशास्त्र देखने लगे।
अब क्या करें, फितरत ही ऐसी है कि जब कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो उल्लेख कर ही देते हैं। तो हम भी सिर्फ ये कहना चाहेंगे, हम जब अर्थशास्त्र का संदेश लेते हैं तो कहां से लेते हैं? भगवान राम के उस सिद्धांत से जो कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन कैसे होना चाहिए। जैसे कि सूरज करता है, वो नल जहां सरोवर है उससे ज्यादा पानी लेता है, नदी से ज्यादा लेता है, मिट्टी थोड़ी है उससे कम लेता है, परंतु जब बरसाता है तो सब पे समान रूप से बरसाता है। जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है, बरसत हर्षत सब लखें, करशत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सम होए। इससे आपको यह भी समझना चाहिए कि हम कहां से उस भक्ति में से कितनी शक्ति लेते हैं और कहां से गति लेते हैं। बस 2-3 सेंटेंस में समाप्त कर रहा हूं। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, जब आप एक जमाने में हम लोग कहते थे ना, हमारे ऊपर आरोप लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उसका अर्थशास्त्र क्या था। जब ये देश आजाद हुआ, गुलामी के चंगुल से हमारी अर्थव्यवस्था मुक्त हुई 47 में, तो 49 में रामलला प्रकट हुए। जब 90 और 92 के दौर में पुराना अर्थव्यवस्था का ढांचा टूटा और एक नई अर्थव्यवस्था उभरी, तो वहां से राम जन्मभूमि का एक नया आंदोलन उभरा। और आप मजे की बात देखिए, उस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन था, और जब अटल जी की सरकार आई, यानी गठबंधन में आई, तो 100 बिलियन पहुंचा। और जब स्पष्ट बहुमत से हमारी राम की भक्ति वाली सरकार आई तो 500 बिलियन पहुंचा। एक लाइन और कह दूं, और अब वो 600 बिलियन पहुंचा है। इसलिए ये बजट ये बताता है कि जो हमसे कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, आश्वस्त रहिए, हम तारीख में वो मुकाम दिखाएंगे कि भारत माता के वैभव का भव्य मंदिर और इस राष्ट्र के गौरव का श्री राम मंदिर दोनों हम ही बनाएंगे। और मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्र अपनी नाकाम हसरतों का मरसिया पढ़ते रह जाएंगे। डॉक्टर त्रिवेदी। डॉक्टर प्रशांत नंदा।